अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज ज़की है और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस पर मुश्तमिल टी20 सीरीज़ खेलनी है और अब डिबेट ये छिड़ गई कि आखिर पाकिस्तान की जो लाइनअप होगी, प्लेइंग 11 होगी, वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान क्या बनाएगा, स्पेशली ओपनर्स को जो है वो किसको प्रेफर करेगा। बाबर खेलेंगे, साइम खेलेंगे, फ़खर खेलेंगे या फिर मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, और जो पिचेस हैं वो कैसी बन रही हैं। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैं जो वो 2 दिन से जा रहा हूँ, तो मैंने देखा भी और कुछ बात भी की अपने सोर्सेज से कि आखिर जो टीम कॉम्बिनेशन है वो क्या बनने जा रहा है, और जो ये 3 टी20s हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले, इनमें पिचेस जो है वो कैसी बनेगी। तो ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ। देखिए, पहले तो पिचेस के हवाले से बात कर लें। जो मैंने देखा है, ये जो तीनों पिचेस हैं ये बिल्कुल बैटिंग ट्रैक हैं, बिल्कुल ड्राई हैं, उनको रोल किया जा रहा है, फ्लैटनेस उनमें जो है वो दिखाई दे रही है, और जो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली पैराडाइज किस्म की पिच है। मतलब कि रन्स के अंबार होने वाले हैं, रन्स के जो है वो उबलने वाले हैं, रन्स लावा जो है वो फूटने वाले हैं। बाउंड्रीज भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अमूमन जो है वो छोटी होती हैं, तो आप ये जरूर एक्सपेक्ट रखें कि 200 पर 200 अगर चेज हो जाए तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आसार लग रहे हैं, जो ग्राउंड्समैन जिस तरह से वो बॉल फेंक कर जो बाउंस मिल रहा था उस पिच पर, और यही लग रहा है कि 200 वाली पिच जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तीनों टी20s में मिलने वाली है, क्योंकि तीनों टी20s में फ्रेश पिच एक तीनों में अलग अलग पिचेस जो है वो बनाई जाएंगी। अच्छा, अब बात कर लें थोड़ी सी कॉम्बिनेशन के हवाले से। देखें, ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज जो है ना पाकिस्तान की, इसमें 5 टी20s हैं और पांचों में ही एक्सपेरिमेंट की जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो है वो बहुत ही एक BC D पता नहीं F कौन सी टीम जो है वो आई है पाकिस्तान में। ये डोमेस्टिक के तो परफॉर्मर्स हैं, लेकिन इनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस रखने वाले न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं वो तो इस टाइम IPL खेल रहे हैं, और IPL अगर नहीं खेल रहे तो फिर उन्होंने अपने बोर्ड को कहा कि जी हमने रेस्ट करना है, हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। तो ये तो उनकी बोर्ड की मेरे ख्याल से प्लेयर्स पे चलती नहीं है। यहाँ अगर हमारे होते, जैसे हारिस रूफ का एग्जांपल हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा था कि मैं टेस्ट सीरीज जो है वो नहीं खेलूंगा, मैं बाद में जो है वो अपने आप को रिकवर करके और जरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके जो मैं आकर टेस्ट में जो खेलना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं टेस्ट जो है वो खेलूंगा ही नहीं, तो उनको उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया था। और दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखें, IPL खेल रहे हैं, नेशनल ड्यूटी खत्म कर दी, और जो नहीं खेल रहे IPL वो घर में बैठ के रेस्ट करेंगे और अपनी BC D E F पता नहीं कौन सी टीम जो है वो पाकिस्तान भिजवा दी है। तो इसके खिलाफ पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है ना, जो प्लानिंग है, वो यही है कि हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हमने ट्राई करना है, और उसमें ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी जो वो हो सकते हैं, और मिडिल ऑर्डर के भी और बॉलर्स के भी। वो जो रोटेशन पॉलिसी होती है ना, उसको प्रॉपर तरीके से आजमाया जाएगा। तो आप ये कोई सरप्राइज ना होइएगा, ये शॉक ना होइएगा कि अगर कोई एक स्टेबल जो ओपनिंग पेयर है उसको अगर बिठाकर कोई नया अगर ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि ये 5 टी20s इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। और अगर जो हेड कोच हैं अजहर महमूद, अगर वो ये कह दें कि बाबर आजम भी इस सीरीज में रेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप देख लें पीछे रह कौन गया है। बाबर आजम को भी रेस्ट करवाने का प्लान इन्होंने बनाया हुआ है, और शाहीन अफरीदी को भी, ऑब्वियसली वो स्ट्राइक बॉलर हैं, तो उनको थोड़ा सा बीच में रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से जो है वो खिलाया जाएगा। आमिर और इमाद ऑब्वियसली वो रिटर्न हो रहे हैं, इंटरनेशनल कमबैक कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से जो वो चांस दिया जाएगा, और उनको खिलाए जो है वो 5 टी20s जाएंगे, क्योंकि उनका T20 वर्ल्ड कप तक ही उनका जो एक कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब वर्बल किस्म की उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान के लिए जो अवेलेबल है, उसके बाद हम जो है वो सोचेंगे। तो उनकी भी कंडीशनल किस्म की रिटायरमेंट उन्होंने वापस ली थी, तो उनको प्रॉपर चांस मिलेगा। अच्छा, अब प्रेफर जो है वो किसको किया जा रहा है ओपनिंग स्पॉट पे? रिजवान और बाबर जो है वो नंबर 1 प्रेफरेंस पे है, क्योंकि देखिए बाबर आजम ने जो है वो, उनको 2 महीने लगे थे मोहम्मद हफीज को कन्विंस करने के लिए, बाबर आजम को कि जी आप ओपनिंग स्लॉट से हट जाएं, लेकिन बाबर आजम कन्विंस नहीं हो रहे थे, वो दिल से वो कन्विंस नहीं हुए थे। वो चाहते थे कि मैं ओपनिंग ही करूं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब PSL में पेशावर ज़ल्मी की उन्होंने कप्तानी की, रिप्रेजेंटेशन की, तो उन्होंने एज एन ओपनर खेला, उन्होंने वन डाउन अपने आप को नहीं खेला। जबकि दूसरी तरफ जब शान मसूद थे, जो एज एन स्पेशलिस्ट ओपनर हैं, उन्होंने अपने आप को जो वन डाउन किया फॉर द सेक ऑफ टीम। तो दैट मीन्स बाबर आजम के जो माइंड में है वो यही है कि मैंने ओपन ही करना है। उन्होंने PSL में बता दिया कि मैं अगर खुद कप्तान बनूंगा तो मैं ओपन करूंगा, तो बाबर आजम ओपन ही करेंगे, और साथ में जो है मोहम्मद रिजवान होंगे। मोहम्मद रिजवान का, क्योंकि देखिए अगर ओपनिंग में मोहम्मद रिजवान को आप नहीं खिलाएंगे ना, तो दैट मीन्स कि वो वन डाउन भी उस तरह से परफॉर्मेंस उसकी नहीं हो पाएगी। तो वन डाउन और नंबर 4 यहाँ बाबर आजम और रिजवान का मेरे ख्याल से कोई भी काम नहीं है। उनकी प्रेफरेंस भी बाबर आजम की यही है कि मैं खुद
रिजवान के साथ ओपन करूं, क्योंकि उनकी आपस में केमिस्ट्री इतनी कमाल की है, वो बगैर देखी एक दूसरे को कॉल बगैर दिए ही जो है वो रन ले लेते हैं। तो इतनी कमाल की उनकी केमिस्ट्री, और उन्होंने हमेशा ये कहा है एक दूसरे के हवाले से कि हमें एक दूसरे के साथ खेल कर बहुत ही हम लोग जो है वो अच्छा महसूस करते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और एक केमिस्ट्री भी जो है वो उन दोनों की मिलती है। तो तीसरे और चौथे पर साइम अयूब तीसरा, चौथे नंबर पे जो है फखर जमान होंगे। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये इनकी एक इनिशियल प्लानिंग है, यानी ये इनका एक हतमी प्लान आप कह लें, लेकिन इसमें चेंजेस हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि बाबर आजम को अगर फॉर एग्जांपल वो खुद बैठते हैं तो साइम अयूब को ओपन करा दिया, फखर जमान को या ओपन करा दिया, या मोहम्मद रिजवान को अगर बिठाते हैं तो आजम खान से कीपिंग करवाई जा सकती है, और फिर साइम अयूब या फखर जमान को भी ओपन करवाया जा सकता है। क्योंकि ये आपको मैं बताऊं कि फखर जमान को भी एक टाइम था, रिसेंट मैनेजमेंट ने जो मोहम्मद हफीज के अंदर थी, उन्होंने कहा था कि आप जो है वो ओपन करेंगे। जब ये साइम अयूब को अभी नहीं कराया था तो एकदम से फिर फखर जमान को जो वो चौथे नंबर पे दोबारा भेज दिया, और फिर साइम अयूब को जो वो ओपन करा दिया। तो पिछली जो मैनेजमेंट थी उसकी भी एक एक्सपेरिमेंट करने का तरीका था, और ये भी जो मैनेजमेंट है इस सीरीज में एक्सपेरिमेंट करने को ही जो है वो तरजीह देगी। लेकिन इस जो मैनेजमेंट है इसमें एक अच्छी बात है कि बाबर आजम की राय बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। वो जो चाहते हैं उनको फुल स्पेस दी हुई है कि बाबर आजम जो चाहेंगे वैसे ही होगा। अगर बाबर आजम कहेंगे भाई मैंने ओपन करना है, वो अगर कहेंगे मैंने शाहीन के साथ ओपन करना है, तब भी ये मैनेजमेंट जो है वो मान जाएगी। इतना स्ट्रांग उनको जो है वो होल्ड दिया हुआ है, जिस तरह से पहले था रमीज राजा के दौर में जिस तरह से बाबर आजम को, या इवन के नजम सेठी के दौर में जिस तरह से बाबर आजम को एक फ्री हैंड दिया हुआ था, तो इसी तरह का फ्री हैंड जो है दोबारा बाबर आजम को मिला है। तो बाबर आजम, रिजवान ओपन, तीसरे चौथे पर साइम अयूब और फखर जमान होंगे, और फिर फिनिशिंग के लिए आजम खान और इफ्तिखार अहमद को जो वो रोल दिया गया। तो ये एक कॉम्बिनेशन सा बनाया गया। उस्मान खान को बीचे में ऑन एंड ऑफ जो है वो खिलाया जा सकता है, लेकिन एज एन ओपनर उनकी जगह नहीं बन रही। तीसरे या चौथे पर उस्मान खान जिन्होंने यूएई का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के पाकिस्तान के लिए आए, तो उनको भी चांस प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक कहते हैं ना बड़े अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो उनको जरूर प्रेफर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी है वो जरूर प्रेफर करेगी, और उनको इस सीरीज में जरूर चांस मिलेगा। लेकिन ये सीरीज आप ये ज़हन में बिठा लें कि एक्सपेरिमेंटल किस्म की सीरीज है, और CDEF किस्म की अगर टीम होगी तो उसके खिलाफ जो है वो एक्सपेरिमेंट करना ही बनता है यार। उनके खिलाफ अगर स्ट्रॉन्ग आप खिलाएंगे तो फिर उसमें अगर हार गए तो ये फिर उल्टा ना गले पड़ जाए। तो खैर ये अपडेट थी, और आपको मैं इसी तरह अपडेट देता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। फखर जकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।